बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ वायरोलॉजी एर्बोवायरस, जिसका दूसरा नाम है डेंगी वायरस। अब जिसको ये चार्ट याद है ना, उसको फ़ौरन क्लिक करने जाना चाहिए कि हमने एर्बो वायरस कहाँ पे पढ़ा हुआ है। पहले तो यहाँ से अगर देख लें तो मैं आपको बता दूँ, मैंने इसको किस कैटेगराइज के अंदर रखा था। इसको हमने आरएनए और इन्वेलप्ड जो होता है ना वायरस, ये देखें एर्बो वायरस। आरएनए था वायरस और उसके ऊपर जो इन्वेलप थी, जिसने ऊपर अपने कोट लिया हुआ था, उसको हमने कैटेगराइज किया था एर्बो में। अच्छा, ये दूसरा नाम आपको आना ज़रूरी है, ताकि अगर एग्जामिनर आपसे एर्बो पूछ ले या डेंगी पूछ ले, आपका फ़ौरन क्लिक खा जाना ये एक ही चीज़ पूछ रहा है। एर्बो से याद कर लें कि आपने जो है ना वो बो याद कर लेना है। मतलब ये गंदा पानी होता है, तालाब होते हैं, वहाँ से बदबू आती है ना, तो वहाँ पे क्या होते हैं, मच्छर होते हैं। ठीक है, तो वो मच्छर क्या करवा देते हैं, डेंगी। तो एर्बो एक का तरह का, लेकिन जो डेंगी वायरस है ना, बता दूँ, ये होता तो मच्छरों से, लेकिन ये साफ़ सुथरा मच्छर होता है। ये वो जोड़ों वाला मच्छर नहीं होता जिस तरह दूसरे होते हैं ना। ये ये ताज़ा पानी के अंदर, साफ़ सुथरे पानी के अंदर रहता है। इसलिए कहते हैं घरों में जो पानी होता है ना तालाबों के अंदर, तो वहाँ पे ये ग्रो करता है। इसलिए जब ये डेंगू वायरस आया था, तो जितने भी स्विमिंग पूल थे वो बंद करवा दिए गए थे मेजोरिटी के। तो अभी भी ये लाहौर में ना काफ़ी ज़्यादा केसेज रिपोर्ट हो रही है। प्लीज़ शाम के वक्त और सुबह सुबह के वक्त जो है ना, आप अपने आप को कवर करके बाहर जाने से गुरेज करें। अगर एक्सरसाइज करनी है तो अच्छी तरह कवर करें, फुल शर्ट पहन के जाएँ। ठीक है, जुराबे वगैरह पहन के जाएँ, ताकि आपको मच्छर किसी भी जगह से काट ना सके। और ये इसका एक्शन बड़ा जो है ना वो साफ़ सुथरा सा मच्छर होता है। आपने देखा होगा कि उसके ऊपर वो धब्बे धब्बे से जो है ना वो आपको नज़र आएगा। मैं भी दिखा देता हूँ आपको। आपको एक तो पहचान होनी चाहिए कि ये किस वजह से होता है, कौन सा मच्छर होता है, ये वाला। आज डिस्कस करते हैं मोस्ट कॉमन इंसेक्ट बोर्न वाला डिजीज़। एक इसके बारे में आपने बता देना है कि इंसेक्ट बोर्न जो हशरात की वजह से हमारे पास वायरल डिजीज़ होती है ना, उनकी कैटेगराइज के अंदर आते हैं। हमने पैरासाइटोलॉजी में कुछ मच्छर पढ़े थे जो कि करवा रहे थे, सही है, वो एक ट्रांसफ़र करते थे अपना, जिस तरह हमने मलेरिया को डिस्कस किया था, तो इसी तरह जो है ना वो ये डेंगी है। देखिए, मलेरिया जो पैरासाइट में आ रहा है, डेंगी जो है ना वो वायरस के अंदर आ रहा है, वायरोलॉजी के अंदर आ रहा है। ये फ़र्क है। वायरस फैमिली की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वायरस फैमिली आपने जो एमसीक्यूज़ के अंदर आता है वो है फ्लेवी वायरस, FLAVI, फ्लेवी वायरस, ये वाले जो कि डेंगी करवा रहा है, फ्लेवी फकफ। इसके अलावा जो इसका वेक्टर होता है जिसके ज़रिए ये ट्रांसफ़र करता है, हमने मलेरिया में देखा था कि वो प्लाज्मोडियम वगैरह वो सारे का सारा। ठीक है, इसके अंदर वेक्टर जो होता है ना, वो अब मच्छर का जो नाम है वो फीमेल मॉस्किटो। हमेशा देखें, हमारे टीचर कहा करते थे कि दुनिया में जितने भी झगड़े होते हैं ना वो मोस्टली फ़ीमेल की वजह से। अब ये काम भी, डेंगी वाला काम भी फ़ीमेल मच्छर की वजह से होना है। क्यों? क्योंकि उसने वो एग लाई करने हैं, उसको फिर ब्लड चाहिए होगा, तो वो ब्लड करने किसी नॉर्मल बंदे को काटेगी तो वो सारे का सारा कट जाएगा। इसे हम कहते हैं एडीज़, ADES, एडीज़ मॉस्किटो मच्छर का नाम है। ठीक है, डेंगी डी से और एडीज़ में भी डी आ रहा है। तो आपने, यार इसको नज़र क्यों नहीं आ रहा, ओके, तो दोनों में डी आ रहा है। तो आपने वायरस कौन सा है, फ्लेवी वायरस, मच्छर का नाम एडीज़ मॉस्किटो। इसको जेप्टाई किसी बुक के अंदर लिखा हुआ है, जेप्टाई में, और फीमेल का साथ आप नाम लाजमी लिख दीजिएगा कि ये फीमेल एडीज़ वायरस आ जाए। अच्छा, एनिमल रिजर्वायर इसका कौन कौन से हैं। एनिमल में एक तो हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमन, और जो है ना वो मंकी के अंदर अमूमन तो जानवरों, इंसानों के अंदर डेंगू हो रहा है, लेकिन मंकी भी कुछ कहते हैं वो सस्पेक्टेड किए गए हैं, जिनको वो जो तालाबों के गिर्द रहते थे ना, उनको सस्पेक्ट किया गया कि इनको भी डेंगू है। अच्छा, अब मैं इस वायरस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दो लफ्ज़ में बता दूं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक तो ये है हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, आरएनए वायरस है। एक बात ये हो गया। नंबर दो पे इसकी सिमिट्री क्या है, सेम आइकोसा हेड्रल की जो है ना वो इसकी सिमिट्री आपको दिखने को मिलेगी। नंबर तीन पे हमने क्या कहा था, आरएनए इन्वेलप्ड है, तो ये इन्वेलप्ड की कैटेगराइज के अंदर आ गया। मल्टीप्लाई कहाँ पे होता है, इसने साइटोप्लाज्म के अंदर करना है।
ना कि न्यूक्लियस के अंदर। एक बात आपने ये याद रखनी कि साइटोप्लाज्म के अंदर के और लीनियर होता है, यस नो, उसके लिए मैंने लेदर से चार्ट बनाऊंगा कि लीनियर कौन से हैं, सर्कुलर कौन से हैं, वो सारे का सारा फिलहाल यहाँ पे होता है। और इसके अलावा कोई पॉलीमरेज वगैरह, नो पॉलीमरेज, आपने एक बात ये एडिशनल याद कर लेनी है, अगर रह जाती तो वेल एंड गुड होगा। तो हम चार्ट वो जो है ना एंड पे डिस्कस करेंगे, अभी तक के लिए इतना ही। अब जो है ना क्लासिक डेंगू फीवर, इसकी वजह से होता क्या क्या है। एक तो क्लासिक डेंगू फीवर होता है, एक हमारे पास होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। अगर जिसने स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले, अभी मैं आगे जो है ना वो जल्दी से जाऊँ। ये दो तरह के आपको फीवर दिखने को मिलेगी, जो पहली दफ़ा होता है और जो रीबॉर्न होता है ना, उन दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए एज अ डॉक्टर। देखिए आपने बताना कि सर एक हमारे पास होता है क्लासिक, दोनों के जो है ना वो सिम्टम्स आपको आने चाहिए, क्लासिक डेंगू फीवर। और नंबर 2 पे हमारे पास होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए ये छोटा सा मच्छर है जिसने नमरूद को भी जो है ना वो डाल दिया था। नमरूद ही था जिसके वो नाक के अंदर चला गया था, आई थिंक। ठीक है, मच्छरों का बड़ा रोल है। अच्छा, क्लासिक डेंगू फीवर आ जाए, या फिर MCQ में आया होता है ब्रेक बोन फीवर। तो आपको आना चाहिए कि ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार, यही बनता है ना उर्दू में इसका अलग। हड्डी तोड़ बुखार या क्लासिक डेंगू फीवर एक ही बात है। पहले मैं क्लासिक की बात करता हूँ, फिर हम डेंगू हेमरेजिक फीवर के ऊपर आते हैं। क्लासिक के अंदर क्या क्या आपको न देखने को मिलेगा। नंबर 1 पे तो आपको इन्फ्लुएंज़ा लाइक सिंड्रोम जो है ना वो आएगी। इन्फ्लुएंज़ा लाइक जो होते हैं ना, आपको सारे की सारी सिंड्रोम्स आएंगी। नंबर 2 पे फीवर होगा, सही है, बुखार होगा। इसके अलावा जो मसल है ना उनके अंदर पेन होगी, पेन इन मसल, जिसे हम क्या कहते हैं, माइएल्जिया, MYLAGIA, माइल्जिया। अगर पेन इन जॉइंट्स हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो एथरेल्जिया। माइल्जिया और एथरेल्जिया जो है ना वो दोनों के दोनों इसके अंदर देखे गए हैं। किसके अंदर, देखो हड्डी तोड़ है ना, तो हड्डियों से रिलेटेड कौन से, मसल भी हैं, जॉइंट भी हैं, तो यहीं से याद कर लो। नेक्स्ट हमारे पास जो लिम्फ नोड है ना वो इनलार्ज होंगे, इनलार्ज लिम्फ नोड्स। हेडेक तो होगी ज़ाहिर बात है, पेन होनी है तो सर दर्द तो एवं खाम खाई ना, वो प्री में कहते हैं ना जिसे एपेटाइज़र के तौर पे, हेडेक तो होनी है। नेक्स्ट फेशियल फ्लशिंग आपको दिखने को मिलेगी, रेडनेस ऑफ द फेस, क्योंकि वहाँ पे RBC के ऊपर ज़्यादा हमला हो रहा है, तो फेशियल फ्लशिंग आपको दिखने को मिलेगी। प्लस इसी के अंदर मैं ऐड कर दूँ तो हमारे पास मैक्यूलो पेपुलर रैश आपको मिलेंगे, मैक्यूलो पेपुलर रैश वो दिखेंगे आपको। आप इसके अंदर हाँ ल्यूकोपीनिया, हाँ मतलब WBCs जो होते हैं ना वो कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इम्यूनिटी इतनी रिड्यूस हो जाएगी, वो उसको डिस्ट्रक्शन में निकाल देंगे। वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिम्टम लिखने लगा हूँ ना, अगर ये आपने बता दिया तो ये बाकी जितने हैं इनमें से कोई 5-6 बता दिए तो एग्जामिनर यूँ करके आपको 5 नंबर देगा। कौन सा है वो है हमारे पास रेट्रो ऑर्बिटल पेन, RETRO, रेट्रो ऑर्बिटल पेन। बस ये आपको अगर एग्जामिनर को दिखा दिया कि सर ये मैंने लिखा हुआ है, बस मतलब जो उसकी आँख के बिल्कुल पीछे ना वो कहेगा मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रही है, ये क्लिनिकल सिम्टम्स है कि उसको क्लासिक डेंगू फीवर है या हड्डी तोड़ बुखार है। सही है, ये अगर आपने लिख दिया तो इंशाल्लाह बोल देगा। अच्छा, ये सिम्टम्स जो होते हैं ना, 1 वीक लग जाता है इन सिम्टम्स को आने में, मतलब आज डेंगू काटा तो 1 हफ्ते के बाद जो है ना आपको ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। आप फिर उसकी हिस्ट्री लेंगे तो वो शायद कोई मच्छरों वाले इलाकों में रहता हो या फिर कहीं उसे मच्छर ज़्यादा काट गए हो, तो ये सारे के सारे आ जाते। सेकंड पे आ जाता है हमारे पास डेंगू हेमरेजिक फीवर। होप सो इसकी ये समझ आ गई होगी, मैं ये मिटाने लगा हूँ, मजबूरी है मेरी। ठीक है, अब डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर के बारे में जल्दी से डिस्कस करके इस वीडियो को हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह एक ही वीडियो में हम कोशिश कर देंगे ये मुकम्मल कर लें। अच्छा, डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर, हेमरेजिक का मतलब क्या है, मतलब हेमरेज आपको नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं, तो हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम इसके अंदर हो जाता है। एक क्लिनिकल बात याद रखनी है, इतना हेमरेज होगा कि वो शॉक की तरफ, हेमरेजिक शॉक क्या था, हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम, सही हो गया, मतलब मुझे यार क्यों कन्फ्यूजन हो रही है।
हेमोरेजिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज़। जब हमारे पास एक दफ़ा तो ये हो गया ना, अब उसी बंदे को जब सेकंड टाइम जो है ना वो इन्फेक्शन होगा, डेंगू इन्फेक्शन, ठीक है, एक दफ़ा हो गया, रिकवर हो गया, सेकंड टाइम जब डेंगू इन्फेक्शन होगा तो पहले टाइम पे जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई थी ना उनका क्रॉस रिएक्टिंग हो जाएगा। सही है, मैं रेड से लिखता हूँ कि क्रॉस, यार इनकी इंक आज इंशाल्लाह पूरी करनी है, मैंने इंक सारी लाया हूँ, डालने की हिम्मत नहीं हो रही। क्रॉस रिएक्टिंग जो होता है ना वो एंटीबॉडीज़ उनकी प्रोडक्शन हो जाती है, इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है क्योंकि पहले से बॉडी तैयार होती है क्या बना है, तो इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस, इतनी ज़्यादा 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 ज़्यादा, तो पेशेंट जो होता है ना वो चार चार सीरोटाइप में, चार सीरोटाइप्स के इसके अंदर कंडीशंस होती हैं ना, तो इनमें से कोई एक सीरोटाइप की वजह से पेशेंट पहली दफ़ा जो है ना वो रिकवर हुआ होता है। तो अब ये सेकंड टाइम जब इन्फेक्शन होगा तो इसी जो सीरोटाइप है ना, जो एक ये सीरोटाइप है जिसकी वजह से पेशेंट रिकवर हुआ था, उसी के ख़िलाफ़ जो है ना वो एंटीबॉडी बन जाएगी। तो जब दोबारा इन्फेक्शन होगा तो दड़स 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 बस बंदूकें चल जानी है। अब एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट सीरोटाइप इज़ प्रोड्यूस, एक बात आपने बुक के अंदर ये लिखी होगी, एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट सीरोटाइप जो है ना वो बनेगी। फिर क्या होगा, व्हेन द पेशेंट इज इन्फेक्टेड विद एन अदर सीरोटाइप ऑफ द डेंगी एंड अमेस्टिक हेट्रोटिपिक रिस्पॉन्स अकर होगा। जब किसी एक दफ़ा इसके खिलाफ जो है ना वो एंटीबॉडी बन गई, एक सीरोटाइप, चार में से एक सीरोटाइप के, अब कोई दूसरा सीरोटाइप वाला आएगा तो पहले वाले ने ऑलरेडी अपनी जो है ना वो एंटीबॉडीज़ बनाई हुई है, तो क्या करेगा, वो क्रॉस रिएक्टिंग कर जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर जब पेशेंट जो है ना वो किसी और सीरोटाइप के साथ कोई और मच्छर आके उसको काट देगा तो क्या होगा, एमनेस्टिक हेट्रोटिपिक रिस्पॉन्स आएगा। क्या लफ्ज़ मैंने बोला है, और ये प्लीज़ याद कर लीजिएगा ये इस वर्ड को, एमनेस्टिक, AM AN, ये एमनेस्टिक हेट्रोटिपिक रिस्पॉन्स आएगा। ये आपको अगर एग्जामिनर को दिखा दिया तो बस आपके 5 नंबर पूरे हैं। ये वाली बातें और ये एमनेस्टिक हेट्रोटिपिक रिस्पॉन्स आपने ज़रूर दिखा देना है। लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉस एंटीबॉडीज़ जो है ना टू दी फर्स्ट सीरोटाइप, जो ये फर्स्ट सीरोटाइप थे ना इसके खिलाफ जो आपने कहना है कि लार्ज अमाउंट ऑफ दी एंटीबॉडीज़ जो थे ना वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं हो गया। अच्छा यार आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से इग्नोर कीजिएगा। एनीवेज अब जो है ना इसके बारे में जो दो हाइपोथेसिस हैं वो आपको फिंगर टिप्स के ऊपर आने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि इसको हमने डिटेक्ट कैसे करना है। अभी तक किसी को मसला है तो कमेंट सेक्शन में बता दिए। सही है, एमनेस्टिक हेट्रोटिपिक रिस्पॉन्स, हेमोरेजिक शॉक सिंड्रोम, उसमें क्या था, सेकंड डेंगू फीवर होता है, क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज़ जो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं। तो क्या होता है, अगर चार में से कोई एक सीरोटाइप्स के रिकवर हो गया तो अब कोई दूसरी सीरोटाइप का इन्फेक्शन आएगा तो उसके खिलाफ लार्ज एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। लार्ज एंटीबॉडी प्रोड्यूस जिसे हम एमनेस्टिक हेट्रोटिपिक रिस्पॉन्स कहते हैं, इसी को ही एमनेस्टिक हेट्रोटिपिक रिस्पॉन्स कहते हैं। अच्छा अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो दो हाइपोथेसिस जो है ना वो आपको दिखने को मिलेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी टीचर हमसे पूछती थी, मुझे अभी तक याद है, ठीक है, तो आपको वो उन्होंने बल्कि हमें याद भी करवाए थे क्लास के अंदर ही ना जब वो पढ़ाती थी। दो हाइपो, यार चल जाओ, ये देखो गाइस इंक सारी मैं लेके आया हूँ लेकिन डालने की कोई फुर्सत ही नहीं है मुझे, पता नहीं क्यों, बहुत लेजी, वन ऑफ द लेजीएस्ट पर्सन आई थिंक आई एम इन दी वर्ल्ड। हाइपोथेसिस दो कौन सी अभी गुजारा करो। एक हाइपोथेसिस कहता है कि इम्यून कम्प्लेक्सेस जो है ना वायरस और एंटीबॉडी, एक मैं लिख ही देता हूँ, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं किस वजह से, वायरस और जो एंटीबॉडी है ना उनकी वजह से, जो कि एक्टिवेट करते हैं कंप्लीमेंट को। ठीक है, इन्होंने जो इम्यून कम्प्लेक्स बनाया है किसकी वजह से, वायरस और एंटीबॉडी की वजह से, वो क्या करेंगे, वो एक्टिवेट करेंगे कंप्लीमेंट को, एक्टिवेट करेंगे कंप्लीमेंट को, कंप्लीमेंट सिस्टम को, जिसकी वजह से क्या होगा, वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, वेस्कुलर परमिएबिलिटी
जो है ना वो इन्हांस होगी। जो ही वैस्कुलर परमेबिलिटी इन्हांस होगी तो वो क्या करवाएगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब प्लेटलेट का जो लेवल है ना वो कम हो जाएगा। इसके अंदर आप देखें ना, वो ये अब अमूमन घर जो मासियाँ काम करनी है, जो सर्वेंट रहते हैं, उन्होंने डेंगी हो गया सी ते उन्हें जो है ना वो प्लेटलेट होते बड़े घट हो गए सी भाई। देखो उन्हें भी पता है, अब आपको ना पता हो तो शर्मिंदगी की बात है कि नहीं है, सही है। तो मैंने कहा उनसे तुम्हें कैसे पता है कि वो जी बस असी सुनिया सी कि जिमें नवाज शरीफ के प्लेटलेट घट हो जाते हैं वहीं, तो वो सेम वही है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। वेस्कुलर परमीबिलिटी इंक्रीज होती है। वजह क्या है, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ जब वायरस और एंटीबॉडी के दरमियान इम्यून कम्प्लेक्स बना है। एक हाइपोथेसिस ये है। नंबर सेकंड पे क्या है, एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ना इंक्रीज़ करते हैं एंट्री ऑफ वायरस इनटू दी मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज। ये मोनोसाइट है सपोज करें, ये मैक्रोफेज है। वो कहता है कि जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनी है ना इम्यून कम्प्लेक्स की वजह से, वो क्या करेंगी, वायरस की एंट्री जो है ना वो मोनोसाइट प्लस मैक्रोफेजिस, इनके अंदर जो है ना वो वायरस की इंट्री को इंक्रीज करवा देगी। एंटीबॉडीज़ इंक्रीज़ करेगा क्या, मोनोसाइट और मैक्रोफेजिस की के अंदर वायरल की एंट्री को, जिसकी वजह से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हमारे पास साइटोकाइन प्रोड्यूस होंगे। सही है। बस ये दो हाइपोथेसिस आपने याद रखने हैं फिंगर टिप्स के ऊपर, कुछ भी नहीं है, इजी है। मतलब एक दफ़ा आप दोबारा वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद नहीं होगा। जिसकी वजह से क्या होगा, शॉक एंड हैमरेज जो है ना वो आपको दिखेगा। एक इस हाइपोथेसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से वैस्कुलर परमीबिलिटी इंक्रीज होगा, तो हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ जा रही है ना कंडीशन, जब ये साइटोकाइन रिलीज होंगे तो फिर वो क्या करेगा, हैमरेजेस और वो बाकी सारे सारे। तो आप एंड पे कह देंगे इन दो हाइपोथेसिस की बुनियाद पे हमने कह दिया है कि इसके अंदर क्या होगा, एक तो शॉक होगा, नंबर सेकंड पे क्या होगा, हमारे पास हैमरेजेस हो गया। तो इसी वजह से हमें इसलिए क्या नाम दिया है, डेंगी को डेंगी हैमरेजिक फीवर। होप सो मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। अब इसके अंदर जो है ना वो इंपॉर्टेंट बात है लेबॉर्ट्री टेस्ट की। यार अभी तक किसी को मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको क्लियर हो जाए। बाकी ये पॉइंटर को थोड़ा सा इग्नोर करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो मैं सारी इंक डाल के अब ये मेहनत करके ना तो करते हैं आज इसको, तो काम को बहुत तंग किया। अच्छा, लैब डायग्नोसिस में आप आ जाएँ, आपने किस तरह डायग्नोज करना है। नंबर एक पे तो आप वो सेल कल्चर करवा लेंगे, ठीक है, जिससे आपको मोनोसाइट और मैक्रोफेजिस के अंदर वायरस की एंट्री का पता चल जाएगा। सीरोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट है। सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आपके पास आई जी और एम, मतलब मच्छर है ना, एम है ना, तो एम से याद रखो मच्छर ने काटा है, तो मच्छर किसी अगर डेंगी करवा रहा था तो एम से मच्छर है, तो ये प्लीज़ याद रखें, ये भूल जाता है एम सी यूज़ करते, आई जी जी था या आई जी एम था या आई जी ए था। अब अगर एम से मच्छर, एम से आई जी एम, ठीक है, आई जी एम को हम डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ आई जी एम। इसके अलावा हम एक्यूट और कॉन्वलेसेंट सीरम पी सी आर ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है, पी सी आर जो है ना वो ऐसे कर सकते हैं। एक आपने लफ्ज़ सुना होगा NS1 टेस्ट, ठीक है, ये भी डेंगू के अंदर ही किया जाता है। CBC कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल जो है ना वो उसकी की जाती है, जिसके अंदर आपको एक तो WBCs कम बनती हैं, एक हमारे पास जो है ना वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, WBCs कम और प्लेटलेट की कमी की वजह से हमें क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो वो जो नवाज शरीफ को हुआ ना वो मेरे ख्याल में डेंगू भी नहीं हुआ था, जो वो प्लेटलेट काम करके चला गया। सही है। तो NS1 टेस्ट किया जाता है। अब इसकी जो है ना रिपोर्ट आई थिंक 1 वीक के अंदर आती है, तो बाकी इस दौरान हम जो है ना वो बाकी मेडिसिन स्टार्ट करवा लेते हैं, वो कुछ इतना ख़ास नहीं है। कोआगुलेशन टेस्ट भी आप कुछ बुक्स के अंदर मैंने देखा है, कोआगुलेशन टेस्ट भी जो है ना वो किया जाता है। अमाइनो ट्रांसफरेज एंड ब्लड यूरिया का सीरम सोडियम और एल्ब्यूमिन जो है ना वो रिड्यूस हुई पड़ी होती हैं। वायरल आइसोलेशन टेस्ट अगर आप कर लें तो वो बेस्ट है, आपको डेंगू वायरस या एर्बोवायरस ये वाला आपको दिख जाएगा। सही है। तो ये थी छोटी छोटी बातें जो डेंगू वायरस की मैंने होप सो समझाएंगे। इफ़ यू हैव एनी कर यू कैन आस्क मी। अगर रिवाइज़ करना तो मैं दोबारा करवा देता हूँ। इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ है, मच्छर की वजह से होती है, एर्बो बो मच्छर, ठीक है, IgM एंटीबॉडीज़ होती है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या था हमारे पास, पहले सबसे पहले फैमिली बताओ जल्दी से, अब खुद कमेंट में बताते जाइएगा। फ्लेवी वायरस इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। और ये मच्छर कौन सा होता है, एडीज़ मॉस्किटो इजिप्टाई, मतलब फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है। ह्यूमन और मंकीज़ की रिजर्वायर है। RNA इन्वेलप्ड था,
आइकोसाहेड्रल था। और इसके अंदर जो 2 तरह के जो है ना वो फीवर होते हैं, ठीक है। एक एक था हमारे पास डेंगी फीवर जिसे हम ब्रेक बोन, दूसरा था हेमरेजिक फीवर था। डेंगी फीवर में सिंपल वही बुखार था, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम थी, और वाइटल एरिया के नीचे जो पेन है वो आपको दिखेगी। हेडेक था, मसल पेन थी, जॉइंट पेन थी, लिम्फ थी, फेशियल फ्लशिंग थी और ल्यूकोपीनिया था। हेमरेजिक के अंदर क्या होता है, वो इनिशियली तो जो है ना वो हेमरेजिक की एक बात मैं बता दूं कि इसके अंदर सीवियर हेमरेज तो होना ही होना है ना, जिसकी वजह से आरबीसी क्लासिक की तरह इनिशियल पिक्चर लें। लेकिन शॉक और हेमरेज जो है ना स्पेशली इन जीआईटी ट्रैक और स्किन के अंदर जो है ना आपको दिखेंगे। जीआईटी ट्रैक और स्किन के अंदर जो है ना वो ब्रेक, ये जो है ना हेमरेजिक फीवर वो आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा। डेंगी हेमरेजिक फीवर में क्या था, क्रॉस एंटीबॉडी, यार